मिथिला राज्य में रहने वाले गोनू झा अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए पूरे मिथिला राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण ही मिथिला नरेश ने उन्हें अपने राज दरबार में नौकरी पर रख लिया था। वह महाराज के बहुत ही प्रिय थे। एक दिन की बात है, गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार से अपने घर की ओर जा रहे थे। महाराज ने उन्हें एक भैंस भेंट में दी थी। भैंस बड़ी ही मस्त और मोटी ताजी थी, दूध भी खूब देती थी। गोनू झा अपने साथ भैंस लिए हुए चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रूपलाल मिल गया। रूपलाल उनके बचपन का दोस्त और पड़ोसी था। जब से गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में नौकरी करने लगे थे, तब से उनका रूपलाल से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। रूपलाल गोनू झा की इस तेजी से होती हुई प्रगति को देखकर मन ही मन में जलने लगा था और पीठ पीछे उनकी शिकायत करने से भी वो चूकता नहीं था। जब भी मौका मिलता वो लोगों से कहता, अरे ये गोनू झा कल तक रोटी के लिए मारा मारा फिरता था। 2 जून की रोटी भी इसे नसीब ना होती थी। कई बार तो मैं उसे अपने घर ले जाकर खिला दिया करता था। आखिर वो मेरा बाल सखा जो ठहरा। गोनू झा को जब इस तरह की बातों का पता चलता तो उन्हें कभी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक थी। वे गरीबी में पले बड़े थे, कई बार भूखे रहकर दिन गुजारा करते थे। रूपलाल उनका बाल सखा था और प्राय अपने घर ले जाकर अपने साथ बिठाकर उन्हें भोजन भी करा चुका था। रूपलाल को देखकर गोनू झा प्रसन्न हो गए और रूपलाल का कुशल मंगल पूछने लगे। रूपलाल ने औपचारिकतावश उनकी बातों का जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें इस शानदार भैंस पर टिकी हुई थी। रूपलाल ने उनसे पूछा, क्यों भाई गोनू, यह भैंस कितने में ली? गोनू झा ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, अरे भैया रूपलाल, अभी गोनू झा के पास इतने पैसे नहीं हुए कि वो भैंस खरीदे। यह तो आज मिथिला नरेश ने मेरी एक बात पर खुश होकर मुझे भेंट कर दी है। अब मुझे भी तुम्हारी तरह घर में दूध, घी, मक्खन का मजा मिलेगा। रूपलाल के साथ गोनू झा अपने घर आए और भैंस को बांधने के लिए एक खूंटा गाड़ने लगे। रूपलाल को लगा कि गोनू झा उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, इसीलिए वह गोनू झा से ये कहकर विदा हो गया कि घर में कुछ काम है जिसे अभी ही कर लेना जरूरी है। गोनू झा ने बड़े ही सहज होकर जवाब दिया, हाँ भैया, जरूरी काम है तो उसे पहले निपटा लो, हमारा मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। रूपलाल ने इसे भी अपनी उपेक्षा ही समझा। उसने मन ही मन में सोचा, गोनू झा एक भैंस क्या पा गया, इतना इतराने लगा। इतने दिनों के बाद मैं इसके दरवाजे पर आया और पानी भी नहीं पूछा, बैठने के लिए तो कहा ही नहीं। वह मन ही मन में कुड़ते हुए अपने घर चला गया। गोनू झा से जला भुना रूपलाल जब भी अवसर मिलता लोगों से गोनू झा के घमंडी होने के बारे में नमक मिर्च लगाकर बात करता। घर में भैंस आ जाने से गोनू झा की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वे राज दरबार जाने से पहले भैंस की कुट्टी सानी लगाते, पानी पिलाते और शाम को दरबार से निकलते ही सीधे घर आ जाते और भैंस को नहलाने धुलाने और उसकी कुट्टी सानी करने में लग जाते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन गांव में मवेशियों का मेला लगा। मेले में गांव के मवेशियों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई थी और अच्छे रख रखाव वाले मवेशियों की एक प्रतियोगिता भी थी। प्रतियोगिता और स्वास्थ्य परीक्षण में मिथिला के राजा की भैंसें भी शामिल हुई थी और रूपलाल की भैंस भी, लेकिन गोनू झा की भैंस को स्वास्थ्य और रख रखाव दोनों ही दृष्टि से अव्वल घोषित किया गया। इस बात से रूपलाल क्षुब्ध हो गया और उसने एक बड़ी ही कुटिल चाल चल दी। रूपलाल ने मिथिला नरेश की भैंसों के साथ प्रतियोगिता में आए मवेशी अधिकारियों के कान भर दिए और कान भरते हुए उनसे कहा कि इस पुरस्कार से गोनू झा इतराने लगा है और अपने को महाराज से भी ज्यादा समझदार समझने लगा है। कह रहा था कि भैंसे पालना सबके बूते की बात नहीं है। देख लिया ना, महाराज की भैंस भी मेरी भैंसों का मुकाबला नहीं कर पाई। रूपलाल ने ग्रामीणों के कान में भी
यह बात दोहराई और मेले से अपनी भैंस लेकर अपने घर लौट आया। गांव में ये बात फैलते देर न लगी। जंगल की आग की तरह पूरे गांव में गोनू झा के भैंस के अव्वल आने की खबर फैली। उतनी ही तेजी से यह बात भी फैली। गोनू झा कहते हैं कि भैंसे पालने की ताकत तो महाराज में भी नहीं है। यह चर्चा फैली तो महाराज तक भी पहुंच गई। मिथिला नरेश को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि गोनू झा उनके बारे में ऐसी कोई बात कह सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने राज्य के पशु अधिकारी से पशु मेले के बारे में जानकारियां हासिल की, तब उस अधिकारी ने भी गोनू झा की भैंस के अव्वल आने और गोनू झा के द्वारा अकड़ में आकर महाराज के विरुद्ध टिप्पणी करने की बात भी बताई। अब मिथिला नरेश को अपने अधिकारी की बात पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रहा। अपने गुप्तचरों से उन्हें पहले ही गोनू झा के गांव में फैली चर्चा के बाबत जानकारी हो चुकी थी। क्रोध में आकर मिथिला नरेश ने गोनू झा की भैंस को मरवा देने का आदेश अपने खास प्रहरियों को दे दिया। इसी बीच गोनू झा को भी गांव में उड़ी अफवाह के बारे में पता चल चुका था। वे इस अफवाह के बारे में महाराज को सफाई देते उससे पहले ही उनकी भैंसें मरवा दी गई। गोनू झा सकते में आ गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, महाराज से भी नहीं। उन्होंने भैंस की खाल उतारने वाले कुछ लोगों को बुलवाया और उसकी खाल उतरवाकर भैंस के शव को खेत में गड़वा दिया। भैंस की खाल को लेकर गोनू झा गांव की सरहद के पार पहुंचे और वहां पर एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को पेड़ की डालों पर पसार दिया। वे रोज रात को उस पेड़ के पास पहुंचते और पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को छूकर संकल्प लेते कि जब तक वह इस भैंस को मारने वालों से बदला नहीं लेंगे तब तक रात को चैन से सोएंगे नहीं। इसी तरह से एक सप्ताह बीत गया। 8वें दिन अमावस की रात थी। गोनू झा पेड़ पर चढ़े और कुछ चोर पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। गोनू झा ने ऊपर से ही अनुमान लगाया कि वह कम से कम 4 चोर होंगे। चोरों में से एक ने दिया निकाला और उसको जला दिया। दिए की रोशनी में वे चारों अपना माल आपस में बांटने लगे। गोनू झा भैंस की खाल को थामे हुए थोड़ा सा झुककर यह देखने की कोशिश करने लगे कि चोर आपस में क्या बांट रहे हैं। गोनू झा के झुकते ही चोरों ने एक थैली निकाली और उसमें अशर्फियां गिनने लगे। अशर्फियों की दमक से गोनू झा विस्मित हो गए और डाल से उनका पांव फिसल गया। पेड़ से गिरने से बचने की कोशिश में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने भैंस की खाल छोड़ दी और पेड़ की एक डाल पकड़ ली। यह सब कुछ इतनी तेजी से घटित हुआ कि गोनू झा को भी समझ में नहीं आया कि क्या कुछ हो रहा है। भैंस की खाल पेड़ पर धूप में सूखकर कड़ी हो चुकी थी। गोनू झा के हाथ से छूटते ही यह खाल पेड़ की डाल और पत्तियों से टकराते हुए अजीब सी आवाज पैदा करती हुई उन चारों चोरों पर गिरी। चोर इसे प्रेत लीला समझकर वहां से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गए। गोनू झा ने देखा चोर बिना पीछे मुड़े भागते जा रहे थे और अंततः घने अंधकार में विलीन हो गए। काफी देर तक गोनू झा पेड़ की डाल पर ही बैठे रहे। जब उन्हें भरोसा हो गया कि चोर अब वापस नहीं आएंगे, तब वे नीचे उतरे और चोरों का सारा धन इकट्ठा कर लिया। गोनू झा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर सा लगा हुआ था। अंततः उन्होंने एक पोटली बनाकर अपने कुर्ते में छुपा ली और घर वापस आ गए। घर पहुंचते पहुंचते सबेरा होने लगा। पेड़ों पर चिड़ियों की आवाजें आने लगी। घर पहुंचकर गोनू झा निश्चिंत हो गए कि रास्ते में उन्हें किसी ने देखा नहीं। गोनू झा ने मन ही मन में सोचा कि ये तो ईश्वर की कृपा है जो उन्हें इतना धन प्राप्त हो गया। अनायास ही उनके मन में एक जिज्ञासा पनपी कि उनके पास स्वर्ण मुद्राएं कितनी हैं, यह जान ले। स्वर्ण मुद्राओं की संख्या देखकर उन्हें लगा कि इनकी गिनती करने में तो पूरा दिन लग जाएगा, फिर भी शायद गिनती पूरी ना हो। यदि इन स्वर्ण मुद्राओं को तोल लिया जाए तो काम चल जाएगा। यह विचार मन में आते ही उनके सामने एक समस्या आ गई कि तोलें तो तोलें कैसे। घर में तराजू तो है ही नहीं।
फिर उन्होंने सोचा कि चलो रूपलाल से तराजू लेकर आते हैं, उसके पास तराजू जरूर होगा। वो तुरंत रूपलाल के घर में पहुंच गए। रूपलाल उस समय अपनी भैंसों का चारा तैयार कर रहा था। गोनू झा को अपने घर में आया देखकर वह कुछ चकित सा हुआ और आगे बढ़कर पूछा, क्यों भाई गोनू, इतनी सवेरे कैसे आना हुआ? तुम्हारी आंखें चढ़ी हुई हैं, लगता है रात भर सोए नहीं। गोनू झा ने कहा, रूपलाल तुमने ठीक कहा, रात भर मैं सो नहीं पाया। अभी तो तुम मुझे तराजू और बाट दे दो, जरा जल्दी में हूं, चैन से बैठूंगा तब बातें करूंगा। रूपलाल तराजू लेने के लिए अपने घर के अंदर गया। उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। वह मन ही मन में सोचने लगा, आखिर बात क्या है? गोनू झा रात भर सोया नहीं और सवेरे सवेरे तराजू लेने के लिए आ गया। आखिर वह रात भर क्यों जागा? तराजू पर इतनी सवेरे क्या तोलेगा? अपने संदेह की प्यास बुझाने के लिए उसने थोड़ी सी लेई तराजू की पेंदी में यह सोचकर लगा दी कि गोनू झा इस तराजू में जो कुछ भी तोलेगा उसका कुछ अंश इसमें जरूर चिपक जाएगा। उसने गोनू झा को तराजू और बाट दे दिए। गोनू झा तराजू और बाट लेकर अपने घर आ गए। स्वर्ण मुद्राओं को तोलकर उन्होंने उसे सुरक्षित रख लिया और तराजू वापस करने चले तो उन्होंने देखा कि तराजू के पैंदे में एक स्वर्ण मुद्रा चिपक गई है। उन्हें समझ में आ गया कि रूपलाल ने तराजू के पेंदे में लेई लगाई है। शायद वो ये जानने का उत्सुक है कि मैं क्या तोलूंगा। गोनू झा के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने तराजू के पैंदे में स्वर्ण मुद्रा को ठीक से चिपकाया और तराजू रूपलाल को लौटा आए। गोनू झा को विश्वास था कि अब स्वर्ण मुद्राएं तोले जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाएगी, क्योंकि वे जानते थे कि बचपन से ही रूपलाल के पेट में कोई बात पचती नहीं थी। उसके पास जो भी कोई नई सूचना होती उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताता था और गोनू झा चाहते थे कि गांव वालों को यह जानकारी जरूर मिले कि गोनू झा के पास हजारों स्वर्ण मुद्राएं हैं। हुआ भी यही। दिन चढ़ते ही गोनू झा के पास बधाई देने वाले लोग आने लगे। उनका मकसद बधाई देना कम और यह जानना जरूरी था कि आखिर गोनू झा के पास इतना धन आया तो आया कहां से कि उन्हें स्वर्ण मुद्राएं गिनने की जगह पर तोलनी पड़ी। रूपलाल भी उन्हीं जिज्ञासुओं में था। गोनू झा ने अपने दरवाजे पर खड़े ग्रामीणों को देखा तो मन ही मन में सोचने लगा कि ये वही लोग हैं जिनके द्वारा उड़ाई गई अफवाह के चलते उनकी प्यारी भैंस को महाराज ने मरवा दिया था। अंततः रूपलाल ने जब उनसे बचपन की दोस्ती का वास्ता देकर धन का रहस्य जानना चाहा, तब गोनू झा बोले, भाई रूपलाल, तुमसे क्या छुपाना है? भैंस के मरने के बाद मैंने उसकी खाल उतरवा ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर एक पिशाच रहता है। उसे भैंस की खाल बहुत ही भाती है। वह भैंस की खाल के लिए जितना चाहो उतना धन देता है। मैं रोज रात को बरगद के पेड़ के पास भैंस की खाल लेकर जाता था। कल अमावस की रात थी तो वह पिशाच मुझे मिल गया और उसके बाद उसने मुझसे भैंस की खाल ली और मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी। उस पिशाच ने मुझसे और भी भैंसों की खाल लाने के लिए कहा है, क्योंकि उस पिशाच की बेटी की शादी है और प्रत्येक बाराती को एक एक खाल देने का वह फैसला कर चुका है। पिशाच ने मुझसे कहा कि धन की चिंता मत करो, भैंस की खाल के लिए वह मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन मेरे पास अब कोई और भैंस तो नहीं है कि मैं मारकर पिशाच को बेच आऊं। इसीलिए जो भी मिल गया उसी में संतोष कर रहा हूं। वैसे भी लालच बुरी बला है। ग्रामीणों को तो मानो खजाने की चाबी मिल गई हो। सभी खुशी खुशी घर लौटे। गोनू झा को ग्रामीणों की चाल देखकर समझ में आ गया कि वे जो चाहते थे वह हो गया। दूसरे दिन पूरे गांव में दूध के लिए हाहाकार मच गया। गांव में जितनी भी भैंसें थी मारी जा चुकी थी। खालें उतारकर इन भैंसों को खेतों में दफन कर दिया गया। गोनू झा तक जब बात पहुंची तो वह बुदबुदाए, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर गुनगुनाने लगे, लालच बुरी बला रे भैया, लालच बुरी बला। गोनू झा ने देखा कि ग्रामीणों का झुंड रोज रात को
गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास हाथ में भैंसों की खाल लिए जाता है और सुबह तक इंतजार करने के बाद लौट आता है। इनमें रूपलाल भी था। गोनू झा उन्हें देखकर मन ही मन खूब हंसते और मस्ती लेकर गुनगुनाने लगते, लालच बुरी बला रे भैया, लालच बुरी बला। अंततः अमावस की रात भी गुजर गई। ग्रामीणों की भैंस की खाल खरीदने के लिए कोई भी पिशाच नहीं आया। बरगद के पेड़ के पास जो सन्नाटा पसरा था वह पसरा ही रहा। एक के बाद दूसरी अमावस की रात भी यूं ही गुजर गई। तब ग्रामीणों ने खुद को ठगा हुआ महसूस करना शुरू किया। दूध के अभाव में गांव में त्राही त्राही मची थी। प्राय सभी गांव वालों के खेतों में भैंसों के शव सड़ने की गंध आ रही थी। हार और क्रोध से उफनते हुए ग्रामीणों का एक जत्था अब और प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं था। उनके सब्र का बांध टूट गया था। वे सब गोल बंद होकर मिथिला नरेश के दरबार में अपनी फरियाद लेकर गए। महाराज से उन्होंने कहा, गोनू झा के कारण आज गांव में एक भी भैंस जीवित नहीं है। हमने उसके बहकावे में आकर अपनी भैंसें मार डाली। दूध के लिए हम लोग तरस रहे हैं। महाराज को गोनू झा पर बड़ा ही गुस्सा आया। प्रहरी को भेजकर उन्होंने गोनू झा को दरबार में हाजिर होने को कहा। गोनू झा पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयार थे। वे महाराज के दरबार में हाजिर हुए। महाराज ने ग्रामीणों द्वारा उन पर लगाए गए आरोप उन्हें बताए और उनसे जवाब मांगा। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इनसे आप यह पूछिए कि क्या मैंने इन्हें भैंसों को मारने की सलाह दी थी। ये मुझसे पूछने आए थे कि मेरे पास इतना सारा धन कहां से आया। क्योंकि इनका प्रश्न कपोल कल्पित था, इसीलिए मैंने इन्हें भैंस की खाल की कथा सुना दी, यानी कपोल कल्पित प्रश्न का कपोल कल्पित उत्तर दे दिया। और महाराज, इन्हें कथा सुनाने के बाद मैंने यह नीति वाक्य कई बार दोहराया कि लालच बुरी बला है भाई, लालच बुरी बला है। मगर इन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास है और पिशाचों के अस्तित्व को ये स्वीकारते और पूजते हैं। इसीलिए अंधविश्वास के कारण ये लोग लालच में फंस गए। अब आप ही बताएं महाराज कि क्या मैं इसमें दोषी हूँ। यदि आपको लगे मैं दोषी हूँ तो जो चाहे सजा मुझे दे सकते हैं। महाराज ने ग्रामीणों की तरफ देखा तो सभी चुप थे, आंखें नीची किए खड़े थे। महाराज समझ गए कि ग्रामीणों ने अपने लालच में फंसकर अपनी भैंसें गंवाई हैं। उन्होंने गोनू झा को पूरे सम्मान के साथ वापस भेज दिया, जबकि ग्रामीणों को उनकी मूर्खता के लिए फटकार लगाई। ग्रामीण महाराज के पास से मुंह लटकाए वापस लौट आए। महाराज ने राज्य की ओर से गांव के बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करा दी, क्योंकि उनका राजधर्म था। और गोनू झा मस्ती में गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। लालच बुरी बला है भैया, लालच बुरी बला।